बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। बेबीलोन के मृदा पात्र। प्रोफेसर कैम्फ्रेलिन कार्डवेल, केयर ऑफ ब्रिटिश साइंटिस्ट एक्सपीडिशन हिला मोसोटोपोटामिया। प्रिय प्रोफेसर, ध्वस्त बेबीलोन के अवशेषों में हाल में ही हुई खुदाई में मिले जो 5 मृदा पात्र आपने भेजे हैं, वे आपके पत्र के साथ ही प्राप्त हुए हैं। मैं उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। मैंने उनकी लिपि का अपनी भाषा में अनुवाद करने के कई सुखद घंटे बिताए। मुझे आपके मृदा पत्र का तत्काल जवाब दे देना चाहिए था, परंतु मैंने जानबूझकर देरी की क्योंकि मैं चाहता था कि अनुवाद का काम पूरा करने के बाद ही आपको मैं यह पत्र लिखूं। मृदा पत्र बिना किसी क्षति के सुरक्षित पहुंच गए थे क्योंकि आपने उन्हें बहुत अच्छी तरह से पैक किया था और उन पर सुरक्षित रखने वाले पदार्थों का छिड़काव कर दिया था। इन मृदा पत्रों की कहानी से आप भी उतने ही हैरान रह जाएंगे जितने कि हम लोग अपने प्रयोगशाला में हुए थे। अतीत की धुंधली छाया से हम रोमांस और रोमांच की उम्मीद करते हैं। अरेबियन नाइट्स की तरह की चीज़ें, परंतु इस कहानी में दिविजियर नामक व्यक्ति अपने कर्ज चुकाने की समस्या के बारे में बताता है। इन मृदा पात्रों को पढ़कर हमें यह एहसास होता है कि हमारी दुनिया की परिस्थितियां 5000 साल से उतनी ज़्यादा नहीं बदली जितना हम सोचते हैं। यह अजीब है, परंतु इन मृदा पात्रों के कारण मैं पेशोपेश में पड़ गया हूँ। कॉलेज का प्रोफेसर होने के नाते मुझे ज्ञानी माना जाता है, जिससे अधिकांश विषयों को ठीक ठाक ज्ञान है। बहरहाल, इन मृदा पात्रों में बेबीलोन के खंडहरों में दफन एक आदमी कर्ज चुकाने और धन संग्रह करने का ऐसा तरीका सुझाता है जो मैंने पहले कभी नहीं सुना। मैं कहता हूँ कि यह बहुत सुखद विचार है। मेरी दिलचस्पी यह साबित करने में है कि प्राचीन बेबीलोन का यह तरीका क्या आज भी उतनी अच्छी तरह से काम कर सकता है। मिसेज सुजरे बेरी और मैं इस योजना पर अमल करने की योजना बना रहे हैं ताकि हमारी आर्थिक परिस्थितियों में सुधार हो सके। आपके सफल अभियान पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपकी मदद करने के लिए किसी और अवसर का उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं। आपका अल्फ्रेड एच. रूसविल, पुरातत्व विभाग। यह बेबीलोन के एक आदमी ने, एक प्रोफेसर जो उनके मित्र थे, जिनका नाम प्रोफेसर फ्रैंकलिन कार्डवेल था, उन्होंने अपने एक मित्र जो उनके मित्र थे, वो प्रोफेसर थे, उनको उन्होंने पत्र लिख करके उस पत्र को ट्रांसलेट करके उसका क्या मतलब है वो जानने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी पहला मृदा पात्र क्या है वो देखते हैं। आज पूर्णिमा है। मैं देवेजियर में हूँ। सीरिया में गुलाम की ज़िंदगी बिताने के बाद हाल ही में मैं अपने शहर लौटा हूँ। मैंने संकल्प कर लिया था कि मैं अपने सारे कर्ज चुका दूंगा और बेबीलोन के अपने पैतृक शहर में संपन्न बनकर दिखाऊंगा। मैं मृदा पात्रों पर अपनी परिस्थितियों का स्थायी रिकॉर्ड लिखना चाहता था ताकि मुझे अपनी प्रबल इच्छा से पूरा करने में मार्गदर्शन और सहयोग मिल सके। मेरे अच्छे मित्र साहूकार मैथन की समझदारीपूर्ण सलाह के अनुसार मैं एक निश्चित योजना पर चलने का संकल्प कर चुका हूँ। उसका कहना है कि यह योजना किसी भी व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति दिला सकती है और उसे संपन्न तथा सम्मानित बना सकती है। इस योजना के 3 उद्देश्य हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ और जिनकी मैं आशा करता हूँ। पहला, यह योजना मेरी भावी समृद्धि सुनिश्चित करती है, इसीलिए मैं आमदनी का 10वां हिस्सा अपने लिए अलग रख दूंगा, क्योंकि मैथन ने समझदारी पूर्व यह कहा था, जो व्यक्ति अपने पर्स में सोना या चांदी रखता है जिसे खर्च करने की उसे जरूरत नहीं, वह अपने परिवार के प्रति प्रेमपूर्ण और सम्राट के प्रति वफादार होता है। जिस व्यक्ति के पर्स में तांबे के कुछ सिक्के होते हैं वह अपने परिवार और सम्राट के प्रति उदासीन होता है, परंतु जिस व्यक्ति के पर्स में कुछ नहीं होता वह अपने परिवार के प्रति निर्दयी और अपने सम्राट के प्रति दगाबाज होता है, क्योंकि उसका हृदय कटुता से भरा होता है। इसीलिए जो व्यक्ति सफल होना चाहते हैं उनके पर्स में धन खनकना चाहिए,
ताकि उसके हृदय में अपने परिवार के प्रति प्रेम और अपने सम्राट के प्रति वफादारी हो। दूसरी बात, यह योजना सुनिश्चित करती है कि मैं अपनी अच्छी पत्नी के खर्च पूरे करूंगा और उसके लिए वस्त्र खरीदूंगा, क्योंकि वह वफादार के साथ साथ अपने पिता से घर पिता से मेरे पास पिता के घर से मेरे पास लौटी है। मैथुन ने कहा कि वफादार पत्नी की अच्छी देखभाल करने से मनुष्य के मन में आत्मसम्मान पैदा होता है, उसके उद्देश्यों में शक्ति आती है और उसके संकल्प में वृद्धि होती है। इसीलिए मैं अपने स्तर अपने 70% आमदनी का इस्तेमाल घर, कपड़े और भोजन पर करूंगा। इसके अलावा मैं इस आमदनी से मैं अपना सामान्य खर्च चलाऊंगा, ताकि हमारी जिंदगी में खुशी की कमी ना रहे। परंतु मैथन ने इस बारे में सावधानी बरतने को कहा कि हमने अपने अच्छे उद्देश्यों के लिए अपनी 70% आमदनी से अधिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस इसी इसी में इस योजना का सफल निहित है। मुझे 70% आमदनी में ही गुजारा करना चाहिए और कभी इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ना ही मुझे कोई ऐसी चीज़ खरीदनी चाहिए जिसका भुगतान मैं अपने आमदनी के इस हिस्से से नहीं कर सकूंगा। दूसरा, मृदापात। तीसरी बात, इस योजना में हमें बताया गया है कि आमदनी में से अपना कर्ज कैसे चुकाऊं। इसीलिए हर पूर्णिमा के दिन मैं अपने महीने भर की कमाई में से 20% निकाल कर उसे अपना कर्जा चुकाता हूँ। जिन लोगों ने मुझे कर्ज दिया है उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, इसीलिए मैं सम्मानपूर्वक उनमें बराबरी से अपना 20% आमदनी बांट देता हूँ। इस तरह समय के साथ मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। मैं यहाँ पर हर उस व्यक्ति का नाम लिख रहा हूँ जिसका मैं कर्जदार हूँ। साथ ही मैं यह भी लिख रहा हूँ कि मैंने किस व्यक्ति से कितना कर्ज लिया है। फेहूर बुनकर, चांदी के 2 सिक्के, तांबे के 6 सिक्के। सिंजार, फर्नीचर बनाने वाला, चांदी का 1 सिक्का। अहमद, मेरा मित्र, चांदी के 3 सिक्के, तांबे का 1 सिक्का। जेकार, चांदी के 4 सिक्के, तांबे के 7 सिक्के। आभूषण में चांदी के 6 सिक्के, तांबे के 2 सिक्के। डाई बेकर, मेरे पिता के मित्र, चांदी के 4 सिक्के, तांबे का सिक्का। बेरजिक किसान, चांदी का 1 सिक्का, तांबे के 7 सिक्के। मैथन साहूकार, चांदी के 9 सिक्के। अलकार मकान मालिक, चांदी के 14 सिक्के। यह मृदापात्र क्षतिग्रस्त था, पढ़ा नहीं जा सकता था। यहाँ मृदापात्र क्षतिग्रस्त था। तीसरा मृदापात्र, इन कर्जदारों के मुझे कुल मिलाकर चांदी के 119 सिक्के और तांबे के 141 सिक्के चुकाने हैं। चूंकि मुझ पर इतना भारी कर्ज चढ़ा था और मुझे उसे चुकाने का मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसीलिए मूर्खतावश मैंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और उनके पैतृक शहर को छोड़कर आसान दौलत की तलाश में प्रदेश चला गया। बहरहाल वहां पर मैं संकट में फंस गया, गुलाम बन गया। जब मैं मैथन ने मुझे दिखा कि अपनी कम आमदनी के बावजूद मैं अपना कर्ज कैसे चुका सकता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि फिजूल खर्ची के परिणामों से भागना मेरी बहुत बड़ी मूर्खता थी। इसीलिए मैं उन लोगों के पास गया जिनसे मैंने कर्जा लिया था और मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास कोई संपत्ति या जायदाद नहीं है जिससे मैं उनका कर्ज चुका सकूं। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास सिर्फ कमाने की क्षमता है और मैं अपनी आमदनी का 20% हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाऊंगा। मैं पूरी ईमानदारी और बराबरी से अपने कर्ज चुकाऊंगा। मैं कर्ज चुकाने के लिए 20% से ज़्यादा आमदनी का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए अगर वे धैर्य रखें तो समय के साथ मैं पूरा कर्जा उतार दूंगा। अहमद को मैं अपना सबसे अच्छा मित्र समझता था, परंतु उसने मुझे बुरा भला कहा और मेरा अपमान किया। नामक किसान ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं सबसे पहले उसका कर्ज चुकाऊं, क्योंकि उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यह योजना सुनकर मकान मालिक अलकार बहुत गुस्सा हो गया और उसने साफ कह दिया, अगर मैंने जल्द नहीं उतारा तो परिणाम बहुत बुरा होगा। बाकी सबने खुशी खुशी मेरे प्रस्ताव को मान लिया। इसीलिए अब मैं इस योजना पर अमल करने के लिए सबसे ज़्यादा संकल्पवान हूँ। अब मुझे विश्वास हो गया कि कर्ज चुकाने से बचने के बजाय उन्हें चुकाना कहीं ज़्यादा आसान है। हालांकि मैं अपने कुछ कर्जदाताओं की आवश्यकताओं और मांगों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं उन सब के साथ निष्पक्षता से व्यवहार करूंगा। एक बार फिर पूर्णिमा है। मैंने कड़ी मेहनत की। मेरी अच्छी पत्नी ने कर्ज उतारने में मेरे इरादों पे मेरा पूरा साथ दिया।
हमारे बुद्धिमत्तापूर्ण संकल्प के कारण इस महीने मैंने नो नो नोवाटूर के लिए मजबूत देह और अच्छे पैर वाला ऊँट खरीदे, जिसके एवज में मुझे चांदी के और नए सिक्कों की आमदनी हुई। इस आमदनी में मैंने योजना के अनुसार बांट दिए। इस 10% मैंने अलग रख दिए, जिसका 70% मैंने जीवन यापन के लिए रख लिया और 20% मैंने अपने कर्जदाताओं से बराबरी से बांट दिया। जब मैं अमहर के घर गया तो वह नहीं मिला, परंतु मैं वह राशि उसकी पत्नी को दे दिया। एजेक इतना खुश हुआ कि उसने मेरा हाथ चूम लिया। सिर्फ बूढ़ा अलकाद ही बड़बड़ाया और बोला कि मुझे अपना कर्ज ज़्यादा जल्दी चुकाना चाहिए। इस पर मैंने जवाब दिया कि अगर मैं ठीक से खाऊंगा तो चिंता नहीं करूंगा, तभी मैं ज़्यादा तेज़ी से कर्ज चुका पाऊंगा। बाकी सबने मुझे धन्यवाद दिया और मेरे प्रयासों की सराहना की। इस तरह 1 महीने में मैंने चांदी के 4 सिक्के का कर्ज उतार दिया। इसके अलावा मैं चांदी के 2 सिक्कों का स्वामी भी बन गया, जिन पर किसी व्यक्ति का कोई हक नहीं। 2 सिक्कों का स्वामी भी बन गया, जिन पर किसी व्यक्ति का कोई हक नहीं। मैं खुश हूँ और बहुत लंबे समय बाद मैं खुश हुआ हूँ। एक बार फिर पूर्णिमा आ गई। कड़ी मेहनत के बावजूद इस महीने मुझे ज़्यादा सफलता नहीं मिली। मैं बहुत कम ऊँट खरीद पाया और मैं चांदी के सिर्फ 11 सिक्के ही कमा पाया। बहरहाल मेरी अच्छी पत्नी और मैं योजना के अनुरूप चले। हमने एक भी नया वस्त्र नहीं खरीदा और सिर्फ सब्जियां खाकर गुजारा किया। एक बार फिर मैंने अपनी आमदनी का 10% खुद के लिए रख लिया और 70% में अपना खर्च चलाया। मैं हैरान रह गया जब अमहर ने कर्ज चुकाने के लिए मेरी तारीफ की। हालांकि जो रकम चुका रहा था वह छोटी थी। बेजिक ने भी ऐसा किया। अलकात आग बबूला हो गया, परंतु जब मैंने उससे कहा कि अगर वह इस रकम को नहीं लेना चाहता तो वापस कर दे, तो वह ठंडा पड़ गया। पहले की तरह बाकी सभी लोग संतुष्ट हुए। एक बार फिर पूर्णिमा आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मुझे ऊँटों का बहुत अच्छा रेवड़ मिल गया और मैंने कई बेहतरीन ऊँट खरीद लिए, जिस वजह से मुझे चांदी के 42 सिक्कों की आमदनी हुई। इस पूर्णिमा मेरी पत्नी ने मैंने जूते तथा कपड़े खरीदे, जिनकी हमें बहुत ज़रूरत थी। इसके अलावा हमने गोश्त और मुर्गा खाकर जश्न मनाया। हमने 8 चांदी के सिक्कों से ज़्यादा कर्ज उतार दिए। अलकात तक ने हमें उल्टी बात नहीं कही। वह योजना महान है जो हमें कर्ज से बाहर निकालती है और बचत कराती है। तीसरे महीने बाद एक बार मैं फिर लिख रहा हूँ। हर बार मैंने अपनी आमदनी का 10% हिस्सा अलग बचा कर रखा। मैंने और मेरी अच्छी पत्नी ने हर बार 70% आमदनी में अपना खर्च चलाया। हालांकि कई बार ऐसा करने में काफ़ी मुश्किलें भी आई। हर बार मैंने अपने 20% आमदनी में अपने कर्जदाताओं को चुकाया। मेरे पास अब चांदी के 20 सिक्के हैं जो सिर्फ मेरे हैं। इस पर मेरा सिर तन जाता है और मैं अपने दोस्तों के बीच गर्व के साथ उठ बैठ सकता हूँ। मेरी पत्नी घर को बहुत अच्छी तरह संभालती है और अच्छे कपड़े पहनती है। हम साथ साथ रहकर खुश हैं। यह योजना अनमोल है। इसने एक पूर्व गुलाम को सम्मानित व्यक्ति में बदल दिया। 5वां मर्दापात। एक बार फिर पूर्णिमा आई। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत समय से कुछ नहीं लिखा। दरअसल 12 महीने गुजर चुके हैं। बहरहाल आज मैं अपना रिकॉर्ड लिखने से नहीं चूकूंगा, क्योंकि आज मैंने अपना आखिरी कर्ज चुका दिया है। आज के दिन मेरी पत्नी ने जश्न मनाया, क्योंकि हमारा संकल्प पूरा हो गया। जब मैं अपने कर्जदाताओं से आखिरी बार मिला तो ऐसी बातें हुई जिनसे मैं हमेशा याद रखूंगा। अमहर ने अपने कठोर शब्दों के लिए मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि वह चाहेगा हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहे। बूढ़ा अलकाद ने भी आखिर इतना बुरा नहीं था, क्योंकि उसने कहा, तुम कभी नर्म मिट्टी की तरह नाजुक थे, जिसे कोई भी छूकर दबा सकता था और मन चाहे आकार में ढाल सकता था, परंतु अब तुम कांसे के टुकड़े की तरह हो जो किसी का भी मुकाबला कर सकता है। अगर तुम्हें कभी चांदी या सोने की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मेरे पास चले आना। बाकी लोगों ने मुझे से सम्मानपूर्वक बात की। मेरी अच्छी पत्नी ने तो मुझे इतने गर्व से देखा कि किसी भी आदमी में आत्मविश्वास आ जाएगा। बहरहाल मुझे सफलता अपनी योजना की बदौलत मिली। इस योजना ने ही मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपना सारा कर्ज चुका दूं और मेरे पर्स में सोना चांदी जमा होता रहे। मैं सफलता चाहने वाले हर आदमी को यह सलाह दूंगा कि वह इस योजना पर चले। जब इसकी बदौलत
एक पूर्व गुलाम को अपने कर्ज चुका सकता है तो अपने पर्स में सोना इकट्ठा कर सकता है। तो इस पर अमल करके कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। मैं अब इस योजना पर चल रहा हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर मैं इस पर अमल करता रहूँगा तो मैं जल्द ही अमीर बन जाऊँगा। प्रिय प्रोफेसर, अगर बेबीलोन के अवशेषों में खुदाई करते समय आपको वहाँ के ऊँटों के व्यापारी देवेजिल का भूत मिले तो मुझे एक बार मेहरबानी करें। उसे बता दें कि उसने मृदा पत्रों पर बहुत समय पहले जो लिखा था उसके लिए इंग्लैंड के 2 प्रोफेसर आजीवन उसके आभारी रहेंगे। आपको शायद याद होगा 1 साल पहले मैंने लिखा था कि मिसेस सुरविन और मैं कर्ज से बाहर निकलने के लिए इस योजना पर अमल करने वाले हैं, और साथ ही मैंने पर्स में धन रख खनखनाने की आवाज़ भी सुनना चाहते हैं। शायद आपने अनुमान लगा लिया होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी, हालांकि हम इसे अपने दोस्तों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कई सालों से अपमान भरा जीवन जी रहे थे क्योंकि हमारे सिर पर पुराने कर्जों का पहाड़ था और नए कर्ज चढ़ते जा रहे थे। हम दहशत में थे कि कहीं व्यापारी लोग हमें कोई फसाद न खड़ा कर दें जिसकी वजह से मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं है, हम कर्ज चुकाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अपने आमदनी में से हम जितना भी बचा सकते थे उतना बचाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु आमदनी में अपना खर्च चलाना भी मुश्किल पड़ रहा था। जहाँ हमें उधार मिल सके, भले ही वहाँ हमें महंगे दामों पर सामान मिलता था। इससे हम दुष्चक्र शुरू हो गया, जिससे चीज़ें बेहतर बनने की बजाय बदतर बनती चली गई। हमारी स्थिति निराशाजनक होती जा रही थी। हम कम किराए वाले मकान में नहीं जा सकते थे क्योंकि हम पर मकान मालिक का कर्ज चढ़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि हम इस स्थिति को सुधारने के लिए नहीं कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं। फिर भी फिर आपके बेबीलोन के ऊँटों के व्यापारी ने हमें एक ऐसी योजना सुझाई जिस पर अमल करके हम अपनी मनचाही चीज़ें हासिल कर सकते हैं। उसने हमें अपनी योजना पर अमल करने प्रेरित किया। उसकी ही तरह हमने भी अपने सारे कर्जों की सूची बनाई। मैंने वहाँ की सूची अपने सभी कर्जदाताओं को दिखाई। मैंने उन्हें यह स्पष्ट बता दिया कि वर्तमान स्थिति में से मैं उनका कर्जा तत्काल नहीं चुका सकता। आंकड़ों को देखकर वे यह बात खुद ही समझ सकते थे। फिर मैंने उन्हें बताया कि पूरा कर्ज चुकाने का इकलौता रास्ता यही था कि मैं हर महीने अपनी 20% आमदनी कर्जदाताओं में बराबरी से बांट दूं। इस तरह से मैं लगभग 2 साल में सारे कर्जे उतार दूंगा। इस दौरान हम अपना सारा सामान नकद खरीदेंगे जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ होगा। कर्जदाता सचमुच बहुत सज्जन थे। हमें सब्जी देने वाला बूढ़ा आदमी समझदार था। उसने एक ऐसी बात कही जिसके द्वारा मुझे दूसरों को समझाने में आसानी हुई। उसने कहा, अगर आप आपके आगे से सारा सामान नकद खरीदेंगे तो अपने कर्जे का कुछ हिस्सा भी चुका पाएंगे। तो यह उससे बेहतर होगा रहेगा कि आपने आज तक किया। आप 3 साल से मुझे एक पैसा भी नहीं दिए हैं। अंत में मैंने उससे यह अनुबंध करवा लिया कि जब तक मैं नियमित रूप से अपने 20% आमदनी से उनके कर्ज चुकाता रहूँगा तब तक वे मुझे किसी भी प्रकार से तंग नहीं करेंगे। फिर हमने 70% आमदनी में गुजारा करने की योजना बनाई। हम अपनी भी 10% आमदनी बचाने के लिए संकल्पवान थे। चांदी और संभवतः सोने के सिक्के बचाने का विचार बहुत आकर्षक था। खुद को बदलने में हमें रोमांच का अनुभव हुआ। अपनी 70% आमदनी में आराम से खर्चे चलाने के तरीके खोजने में हमें बहुत मज़ा आया। हमें यह जानकर खुशी हुई और हैरानी हुई कि ज़्यादातर मामले में हमें यह अच्छा सामान कम कीमत पर मिल सकता है। यह इतनी लंबी कहानी है कि एक पत्र में पूरी नहीं हो सकती। संक्षेप में इसमें हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई और हमने खुशी खुशी यह काम कर दिया। अपनी आर्थिक समस्याओं को इस तरह सुलझाने में हमें बहुत राहत मिली और हम सब पुराने कर्ज के कारण आतंकित नहीं थे। बहरहाल, मैं आपसे उस 10% आमदनी के बारे में बताना नहीं भूलूंगा जिसे हमने खनखनाने के लिए अलग रखा था। हमने कुछ समय तक अपनी जमा पूंजी को देखने का आनंद लिया। कृपया कृपया यह सुनकर हंसने ना लगें। देखिए, यह असली बात है। असली आनंद इसी में है कि आप धन बचाना शुरू कर दें जिसे आप खर्च नहीं करना चाहते। धन खर्चने के बजाय उसे इकट्ठा करने में ज़्यादा आनंद मिलता है। जब हमने मन भरकर धन खनखनाने का आनंद लिया तो हमने इसका एक ज़्यादा लाभकारी प्रयोग खोज लिया। हमने एक ऐसी जगह पर इसका निवेश कर दिया जहां हमें
इससे हर महीने 10% ब्याज मिलने लगा। हम यह हमारे परिवर्तन का सबसे संतोषजनक हिस्सा साबित हो रहा है। अपनी आमदनी में से हम सबसे पहले 10% हिस्से का भुगतान करते हैं। जब हमें यह जानकर सुरक्षा की बहुत ही संतोषजनक एहसास होता है कि हमारा निवेश नियमित रूप से बढ़ रहा है। हमारे रिटायरमेंट तक हमारे बचत खाते में काफ़ी धनराशि इकट्ठा हो जाएगी। यह धनराशि इतनी ज़्यादा होगी कि इसके बाद में हमारे खर्चे पूरे होते रहेंगे। मज़े की बात यह है कि यह सब मेरी पुरानी आमदनी में ही संभव हुआ। हालांकि इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, परंतु यह बिल्कुल सच है। हम धीरे धीरे अपने सारे कर्जे चुका रहे हैं। इसके अलावा हमारा निवेश भी बढ़ रहा है और हमारी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। कौन विश्वास कर सकता है कि बिना योजना के खर्च करने के बजाय किसी आर्थिक योजना पर चलने की वजह से परिणामों में इतना अंतर आ सकता है। अगले साल के अंत तक हमारे सारे कर्जे उतर जाएंगे, तब हम ज़्यादा धनराशि का निवेश करने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा हमारे पास इतना धन होगा कि हम बाहर घूमने फिरने जा सकेंगे। बहरहाल, हमने संकल्प कर लिया है कि हम किसी भी स्थिति में अपने जीवन यापन को खर्च को अपनी 70% आमदनी से ज़्यादा नहीं होने देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि हम बेबीलोन के उस आदमी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद क्यों देना चाहते हैं, जिसकी योजना ने हमें धरती पर नारकीय जीवन से बचाया है। इसके पास ज्ञान था, क्योंकि वह इन परिस्थितियों से गुजर चुका था। वह चाहता था कि उसके कठोर अनुभवों से दूसरों को लाभ मिले, इसीलिए उसने अपना संदेश लिखने में इतने घंटों की मेहनत की। अपनी अपनी ही तरह उस कष्ट उठाने वाले लोगों के लिए उसके पास सच्चा संदेश था। यह संदेश इतना महत्वपूर्ण था कि 5000 साल बाद यह बेबीलोन के अवशेषों से बाहर निकला और आज भी उतना ही सच्चा